अब उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत अभी हम लोगों ने राजस्थान के मैदान को पढ़ लिया है, और राजस्थान के मैदान के बाद में हम लोग अब सतलज का मैदान देखेंगे। सतलज का मैदान। ये देखिए सतलज का मैदान। सतलज का मैदान पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत फैला हुआ दिखाई देगा। यहाँ प्रमुख रूप से रावी, सतलज, व्यास ये प्रमुख नदियाँ बहती हैं, और इन नदियों के बीच बीच में जो क्षेत्र या प्रदेश पाया जाएगा उसे स्थानीय भाषा के अंतर्गत दोआब कहा जाएगा। राजस्थान का मैदान पढ़ लिया हम लोगों ने। सतलज का मैदान, सतलज का मैदान। सतलज के मैदान को देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ पाया जा सकता है। सतलज का मैदान मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा के अंतर्गत अवस्थित है या फैला हुआ माना जा सकता है। कहते हैं कि सतलज का जो मैदान है, इधर हम बात कर लेते हैं उत्तर या दक्षिण देख लेते हैं, दक्षिण यहाँ पूर्व देख लेते हैं, ये लो पूर्व, यहाँ पश्चिम देख लेते हैं। अर्थात यूँ कहा जाए तो सतलज के मैदान का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के और इसका सामान्य ढाल पाया जाता है। सतलज के मैदान में, इस मैदान में मुख्य तौर पर सतलज, व्यास, रावी इत्यादि नदियाँ प्रवाहित होती है। इस मैदान में जो नदियाँ प्रवाहित होती है उन दो नदियों के बीच, ये दो नदियाँ, उन दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दोआबों का विस्तार पाया जा सकता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि रावी और व्यास के बीच भारी दोआब, रावी और व्यास के बीच भारी दोआब, रावी
और व्यास के बीच बारी दोआब, व्यास सतलज के बीच बिस्त दोआब, व्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, व्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, सतलज और घग्गर के बीच, घग्गर के बीच, घग्गर के बीच मालवा का मैदान, ये जैसे बताया जा रहा है, यदि ऐसे याद करोगे तो जल्दी ही याद हो जाएगा। घग्गर और यमुना के बीच हरियाणा, भिवानी का दोआब, हरियाणा, भिवानी दोआब, घग्गर और यमुना के बीच, अर्थात रावी और व्यास के बीच बारी दोआब, व्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, सतलज और घग्गर के बीच मालवा का मैदान, घग्गर और यमुना के बीच हरियाणा का मैदान। ये प्रमुख क्षेत्र है जो दोआब के नाम से जाने जा सकते हैं। अर्थात यूँ कहते हैं कि यहाँ बीच बीच में सर्वाधिक पंजाब शिवालिक हिमालय के अंतर्गत नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है और जिन नदी नालों का निर्माण होता है उन्हें स्थानीय भाषा में चौ कहा जाता है। चौ कहा जाता है। बरसात के दिनों के अंतर्गत जो छोटे छोटे नदी नालों के द्वारा जो अपर्दन हो जाता है, उससे थोड़ी दरारें पड़ जाती है या लहरदार नदी नालों का निर्माण हो जाता है, उन्हें स्थानीय भाषा में चौ कहा जाता है। सबसे ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध या सबसे ज़्यादा जो चौ पाए जाते हैं वो होशियारपुर के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? होशियारपुर के अंतर्गत ये चौ सर्वाधिक पाए जाते हैं। अर्थात अब हम सतलज के मैदान की बात कर रहे हैं तो सतलज के मैदान का विस्तार पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत पाया जाता है। इधर उत्तर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका सामान्य विस्तार पाया जाता है या सामान्य ढाल पाया जा सकता है। इस मैदान में मुख्य तौर पर रावी, सतलज, व्यास और भी कई छोटी नदियां हैं जो प्रवाहित होती है। यूँ कहते हैं कि इस मैदान में जो नदियां प्रवाहित होती है उनके बीच बीच में जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि रावी और व्यास के बीच जो दोआब मिलेगा वो बारी दोआब होगा। ऐसे रावी, व्यास, सतलज, घग्गर, यमुना, पहले नदियों को क्रम से लिख दो आप लोग। पहले नदियों को क्या कर लिख दो? क्रम से। यदि नदियों को आप लोग पहले क्रम से लिख दोगे तो क्रम से लिखने के बाद में इनको अच्छे से याद किया जा सकता है। सतलज के मैदान के अंतर्गत ही हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे यहाँ रावी, व्यास, सतलज, घग्गर और यमुना ये प्रमुख नदियाँ हैं। तो नदियों के नाम पहले क्रम से लिख दो। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा जैसे कि रावी नदी। बोलो कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी से आगे चलेंगे तो आगे लिखी व्यास नदी। व्यास नदी। व्यास नदी से आगे लिखी तो सतलज नदी। सतलज नदी, ये लो सतलज नदी। फिर आगे हम लिखेंगे तो मूल रूप से घग्गर नदी, ये लो घग्गर नदी लिख दी। घग्गर नदी। घग्गर नदी से भी आगे लिखेंगे तो नदी लिखेंगे हम लोग यमुना नदी। यमुना नदी।
नदी घग्गर नदी, ये लीजिए सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, ये लो नदी, सबके पीछे हमने नदी जोड़ दिया है। घग्गर यमुना नदी, अर्थात बीच बीच में जो प्रदेश पाया जाता है, जो क्षेत्र पाया जाता है, दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। आप लोग उनको ऐसे भी सीख सकते हो, हम लोग इनको ऐसे भी सीख सकते हैं। अर्थात रावी और व्यास के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे बारी बारी दोआब आप कहते हैं। बिल्कुल निम्नतम स्तर से लिया गया है। आप लोग चाहो तो ये यहाँ से हम लोग जो भारत है तो इसको ऐसे भी उतार सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, तरीका कोई भी हो समझ में आना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता। यदि मैं यहाँ से बनाता सबसे पहले रावी नदी, फिर आगे लिखता व्यास नदी, फिर लिखता सतलज नदी, फिर लिखता घग्गर नदी, फिर लिखता यमुना नदी। रावी और व्यास नदियों के बीच की भूमि बारी दोआब कहलाती है। व्यास और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र बिस्त दोआब कहलाता है। बिस्त दोआब सतलज और घग्गर के मध्य का क्षेत्र मालवा का मैदान, वही मालवा का मैदान जिसका सर्वाधिक विस्तार एमपी में पाया जा सकता है। घग्गर और यमुना के मध्य का क्षेत्र हरियाणा भिवानी दोआब के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा भिवानी दोआब जैसा आप लोगों को बताया जा चुका है कि दोआब कहते किसे हैं। दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। ये रहा घग्गर नदी। आगे देखते हैं ये सतलज नदी। अधिक समय तक, लंबे समय तक याद रखने के लिए आप लोगों को ज्योग्राफी मानचित्र पे ही समझनी पड़ेगी बंदों, वरना ये अधिक समय तक आप लोगों को याद नहीं रहेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, अच्छे से याद रह जाएगा समझोगे तो हमने कहा था कि दोआब को याद रखने के लिए हमें मूल रूप से सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि रावी नदी, रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब। तो नदियों को पहले क्रम से याद रख लो आप लोग। सबसे पहले रावी, व्यास, सतलज, घग्गर और यमुना। रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब, सतलज और घग्गर के बीच में मालवा का मैदान, घग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी का दोआब। अब आगे लेते हैं, आगे चलते हुए ऐसी सतलज के मैदान को आगे विस्तार देते हुए कुछ और भी बातें समझेंगे कि इसके अंतर्गत और क्या बाकी रह गया है, या फिर हम अगला क्षेत्र पढ़ेंगे गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, इनको ऐसे ही तरीके से याद रखोगे आप लोग। मैदान राजस्थान के बाद में सतलज का मैदान। अब हम सतलज के मैदान के बाद में देखेंगे गंगा का मैदान। गंगा जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो जन्म मरण के संस्कार से जुड़ी हुई है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान से देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, इस गंगा के मैदान के अंतर्गत हम लोग अब देखेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान में सबसे बड़ा मैदान माना जाता है गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो मूल रूप से यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल में पाया जा सकता है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, अर्थात यूपी, बिहार,
बिहार, वेस्ट बंगाल WB में इसका विस्तार पाया जाता है। यूपी जानते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, WB, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में इस उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार पाया जा सकता है। उत्तर के विशाल मैदान के दिशा मान्य डाल की बात की जाए तो ऐसे मिलेगा, अर्थात यहाँ उत्तर दिशा, ये लो ऐसे समझ लिया, उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, दक्षिण ये पूर्व है तो ये पश्चिम है, पश्चिम में। तो अर्थात गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि उत्तर के विशाल मैदान में ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान माना जा सकता है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ये उत्तर के विशाल मैदान में यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जा सकता है। तो प्रादेशिक आधार पर इसका अलग अलग नाम हो सकता है, जैसे कि यूपी में इसे रोहिलखंड का पठार कहा जा सकता है, रोहिलखंड का मैदान है। बिहार में मिथिला कह सकते हैं, लखनऊ में अवध कह सकते हैं। अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नामों से इसका विस्तार किया जा सकता है। आगे हम लोग गंगा के विशाल मैदान के बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये लीजिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और ये उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये लीजिए ब्रह्मपुत्र, ये लो ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत के पठार में इस ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। भारत में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र बन जाती है। कहते हैं ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है मूल रूप से इसकी लंबाई 650 किमी मानी जा सकती है, 100 किमी चौड़ाई है। 650 किमी लंबाई 650 किमी चौड़ाई, औसत 100 किमी चौड़ाई मानी जा सकती है। मुख्य नदी वही दिहांग तिब्बत में, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जा सकती है। कहते हैं कि सदिया से लेकर धुबरी तक इसका विस्तार पाया जा सकता है। सदिया से लेकर धुबरी, सदिया से लेकर धुबरी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। 650 किमी की लंबाई में इसका विस्तार पाया जा सकता है। इस मैदान का जो सकड़ा ढाल माना जा सकता है। अब इधर से वापस हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान, और ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे प्रवेश करती है भारत के अंतर्गत। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ हम नॉर्थ, उत्तर, एस फॉर साउथ दक्षिणी दिशा, ई फॉर ईस्ट पूर्वी दिशा, और यहाँ देख सकते हैं W वेस्ट पश्चिम दिशा। अब यूँ विस्तार है इसका, तो इसका हल्का सा सामान्य डाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो सकता है। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के बीच का जो प्रदेश है वहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, का विस्तार पाया जा सकता है। सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि सुंदरी वृक्षों की तादाद सर्वाधिक होने के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जा सकता है।
ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत ही विश्व का सबसे बड़ा एक द्वीप है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप ये है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जा सकता है। अब इसे सामान्य तौर पर कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड का द्वीप। कौन सा द्वीप? ग्रीनलैंड का द्वीप वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जा सकता है। यूँ कहते हैं इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत चावल और पटसन की कृषि की जाती है। चावल पता है आप लोगों को पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा बोया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत जो चावल बोया जाता है वो 3 किस्मों का सबसे ज़्यादा बोया जाता है। औस्त, अमन, बोरो। औस्त, अमन और बोरो ये 3 किस्म का चावल है। कहते हैं कि भारतवर्ष के अंतर्गत 3000 किस्म का चावल बोया जाता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, इस पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत और अमन बोरो ये सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली किस्में हैं। एक ही फसल के अंतर्गत जैसे कि राजस्थान या उत्तरी भारत के अंतर्गत जो चावल की फसल बोई जाती है वो मूल रूप से खरीफ की फसल मानी जा सकती है, लेकिन यह पश्चिमी बंगाल में इसे खरीफ और रबी दोनों मौसम में बोया जा सकता है। चावल की कृषि चावल के साथ साथ यदि बात करें तो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत ही चाय की कृषि भी इसी मैदान के अंतर्गत होती है। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत चाय की खेती प्रसिद्ध मानी जा सकती है। आगे यदि हम बात करेंगे तो इसी उत्तर के विशाल मैदान की अब हम अवसंरचना के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण देखेंगे। यहाँ हम लोगों ने गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार देखा। गंगा का अलग पड़ा, ब्रह्मपुत्र का अलग पड़ा। 650 किमी लंबाई है, औसत चौड़ाई 100 किमी मानी जाती है। सदिया से लेकर धुबरी तक इसका विस्तार पाया जा सकता है, ये भी पश्चिमी बंगाल में। यहाँ सुंदरवन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जा सकता है। नदियों के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से जिसका जो निर्माण हुआ है सुंदरवन का डेल्टा बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध माना जा सकता है। यहाँ काफ़ी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्षों की तादाद अत्यधिक पाई जाती है। जब हम वनस्पति पढ़ेंगे तो काफ़ी विस्तार से इनकी सबकी बात करने वाले हैं। चावल और चाय की कृषि का बोई जा सकती है। चावल की वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3000 से भी ज़्यादा किस्में पाई जा सकती है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली पाया जाता है। और यदि सामान्य तौर पर यदि द्वीप की बात की जाए तो द्वीप वह क्षेत्र होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वो क्षेत्र द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप की भी बात कर लेते हैं तो प्रायद्वीप तीनों ओर से जो क्षेत्र जल से घिरा हुआ हो उसे हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग अवसंरचना के आधार पर मूल रूप से उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण देखेंगे और यहाँ पर कुछ भौगोलिक शब्दावलियों को देखेंगे। भौगोलिक शब्दावलियां आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अवसंरचना के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ये पर्वत श्रेणी, एक ही बार में अच्छे से समझना, बिना थ्योरी के आप लोगों को वो शब्दावलियाँ याद हो जाएगी। पेपरों में काफ़ी पूछी जा सकती है। जैसे कि ये पर्वत है और पर्वत जो होते हैं वो नदी उद्गम प्रदेश माने जा सकते हैं। यहाँ से नदियों का जन्म होता है, ये पहाड़ियाँ, पर्वत और नीचे मैदानों की तरफ है। अर्थात यहाँ से नदी का जन्म हुआ और नदी
अचानक से पहाड़ियों से धरातलीय क्षेत्र या प्रदेश के अंतर्गत प्रवेश कर सकती है। हम यहाँ देखते हैं कि नदी पर्वतीय क्षेत्र से नदी का उद्गम हुआ और जैसे ही नदी का उद्गम हुआ तो नदी पहाड़ी प्रदेशों के अंतर्गत बहती हुई बड़े कंकड़ पत्थरों या अवसाद को बहा कर ले जाती है। जब नदी मूल रूप से कंकड़ पत्थरों को बहा कर ले जाती है तो ऊपर से अचानक तेज गति से प्रवाह के माध्यम से यहाँ मैदानी क्षेत्रों में जहाँ प्रवेश करती है वहाँ बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है और जहाँ कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है वहाँ नदी लुप्त प्राय दिखाई देती है अर्थात दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रदेश को भाबर के नाम से जाना जा सकता है। भाबर नदी घाटी या उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत वह प्रदेश जहां नदी लुप्त प्राय दिखाई देती है उस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। और भाबर के दक्षिण का क्षेत्र जहां नदी पुनः दिखाई के नाम से जाना जाता है। ये भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं जो पेपरों में पूछी जा सकती है। कुछ सामान्य बातों में हम यहाँ और भी लिख सकते हैं कि जैसे कि नदी घाटी या नदी प्रवाहित होती है तो नदी के बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष जिन क्षेत्रों में पहुँच जाता है वहाँ निर्मित होने वाली मृदा को तो खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। लेकिन खादर से अपेक्षाकृत ऊंची उठी हुई भूमि जहाँ नदी के बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाता उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार माने जा सकते हैं। खादर अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मानी जाती है लेकिन बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ मानी जा सकती है। ये अवसंरचना के आधार पर प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत भौगोलिक शब्दावलियाँ मानी जा सकती है। भाबर देखेंगे जहाँ नदी लुप्त प्राय दिखाई दे भाबर कहलाता है वो प्रदेश। भाबर के दक्षिण का क्षेत्र जहाँ नदी पुनः दिखाई देती है उसे तराई कहते हैं। और तराई प्रदेश से आगे चले तो नदियों के बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष जिन क्षेत्रों में पहुंच जाता है वहां निर्मित होने वाली मृदा को मूल रूप से खादर के नाम से जाना जाता है। और खादर से अपेक्षाकृत ऊंचा उठा हुआ भूभाग बांगर के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, ये भाबर काफी मात्रा के अंतर्गत पूछा जा सकता है और ये तराई भी काफी पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। आज तक हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय का विस्तार देखा है। हिमालय के बाद में हम लोगों ने दूसरे नंबर पर देखा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का विशाल आज हम लोगों का पूर्ण हो गया। कल हम लोग अगले भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं ऋषि राणावत एक बार पुनः आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार।